हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कौशल क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई कौशल नरवाल। आपने हरियाणा में एचएसएससी में ट्रिकी इंग्लिश नाम की बुक का तो जिक्र ज़रूर सुना होगा। आई एम द राइटर ऑफ ट्रिकी इंग्लिश एंड क्लास नोट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। करंटली आई एम वर्किंग इन केवीएस, रिसेंटली पोस्टेड इन राजस्थान। और मैं आज आपके सामने लेके आया हूं एचएसएससी टीजीटी स्क्रीनिंग इंग्लिश सिलेबस डिस्कशन। ये चैनल आपकी हेल्प करेगा टू इम्प्रूव योर कॉन्सेप्ट्स इन इंग्लिश। मेरा फोकस रहेगा कि मैं आपको इतना एफिशिएंट बना सकूं कि आप एग्जाम में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में अच्छा स्कोर कर पाए। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है एचएसएससी टीजीटी स्क्रीनिंग इंग्लिश और उसका डिटेल सिलेबस डिस्कशन की। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पोस्ट की बात करते हैं। रेस्ट ऑफ हरियाणा में ही टीजीटी इंग्लिश की पोस्ट हैं और ये 1751 है, 1751 पोस्ट हैं और कैटेगरी वाइज पोस्ट आपके सामने दे रखी है। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की, तो ये आईआरटीआई के माध्यम से दी गई जानकारी है और ये हमारा एक राउंड ऑफ फिगर मैंने आपके सामने रखा है। अगर मैं बात करूं कि कितने लोग एलिजिबल हैं इन 1751 पोस्ट के लिए, तो लगभग पिछले 7 साल में जिन्होंने आपका एस्टेट पास किया है, क्वालिफाई किया है, वो ही इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो 2015 से और मैं 2022 तक अगर मैं बात करूं तो जनरल के लगभग 9000, एससी के 2200, बीसीए के 1550, बीसीबी के 1450 और पीएच के 200 कैंडिडेट्स आपके अवेलेबल हैं जो एलिजिबल हैं इन सभी पोस्ट के लिए। टोटल लगभग 14,500 कैंडिडेट्स हैं जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी ने अप्लाई नहीं किया है तो अभी लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई है और 20th लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी को लेकर एक अलग वीडियो बना दी जाएगी। एलिजिबल जो होंगे उन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया होगा, तो इस पे समय वेस्ट हम नहीं करेंगे। स्क्रीन पे आपके सामने दे रखा है, एलिजिबिलिटी आप चेक कर सकते हैं। अगर बात करें हमारा एग्जामिनेशन स्कीम की, तो बेसिकली आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स के होंगे। बाद में उसको नॉर्मलाइज करके 95% उसके रिटन एग्जाम के 95% मार्क्स को ही काउंट किया जाएगा। बाकी 5% जो मार्क्स हैं वो आपको सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस बेसिस पे दिए जाएंगे। अब बात करते हैं सिलेबस की। एचएसएससी ने आपकी बात बड़ा ही अच्छा काम किया है और डिटेल्ड सिलेबस आपकी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, वहीं से मैंने इस सिलेबस का सोर्स लिया है। 100 क्वेश्चंस के लिए, 100 मार्क्स के लिए जो 100 मिनट्स में आपका पेपर होने वाला है, उसमें 10% वेटेज रहेगी आपकी जनरल एनवायरमेंटल अवेयरनेस की। आपका जो पेपर है वो 2 पार्ट में बांटा गया है। 50% जो वेटेज है आपकी जनरल पेपर की है और 50% वेटेज जो दे रखी है वो आपके इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड लैंग्वेज की दे रखी है। तो 50% जो आपका जनरल पेपर है उसकी डिटेल डिस्कशन हम एक अलग वीडियो में करेंगे। आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन पार्ट की, ठीक है। बाकी इसमें दे रखा है आपको एनवायरमेंटल अवेयरनेस में कुछ चीजें दे रखी हैं। हरियाणा जी के 20% दे रखा है, रोड सेफ्टी 5% दे रखा है। और बात करते हैं वेटेज है जो हमारा पेडागोजी एंड साइकोलॉजी मिक्स है, यहाँ पे 15% वेटेज दे रखे हैं, यानी कि 15 क्वेश्चन आपका जो पूछे जाएंगे वो हमारे पर्सपेक्टिव एंड ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप से पूछे जाएंगे। अगर आप इस सिलेबस को ध्यान से देखते हैं तो अभी आपके केवीएस के एग्जाम कंप्लीट हुए हैं आपके फेब के महीने में। तो वहां पे जो टीजीटी और पीजीटी का अगर आप डिटेल सिलेबस जाके चेक करते हैं तो टीजीटी पीजीटी में जो आपकी साइकोलॉजी दे रखी थी, हूबहू के एचएसएससी ने क्या किया है, हूबहू उसको उठा के कॉपी करके इस सिलेबस में डाल दिया है। तो बेसिकली अगर आपने केवीएस के लिए तैयारी की है तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। इसकी पीवाईक्यू सीरीज हम लेके आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज,
केवीएस में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, हूबहू वहीं से एचएसएससी अपना आइडिया लेके आपको क्वेश्चन पुट करने वाली है। अब बात करते हैं जिसके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है, एचएसएससी टीजीटी इंग्लिश स्क्रीनिंग एग्जाम में जो इंग्लिश का जो सिलेबस है वो ही बड़ा ही मिला जुला रिस्पॉन्स पैदा करने वाला है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, क्या लगभग सभी बच्चे और टीचर्स कंफ्यूज हैं कि लिटरेचर पार्ट में तो सिर्फ इन्होंने 3 ही वर्ड देके छोड़ दिया है, शॉर्ट स्टोरी, नोवेल एंड पोएट्री। अब इन 3 वर्ड से कैसे स्पेसिफाई करें, कैसे हम एनालिसिस करें कि इन तीनों वर्ड से पूरे लिटरेचर का सिलेबस हम कैसे कवर करें। सिर्फ 3 ही चीजें दी हैं। पिछले एग्जाम का जो पैटर्न था उन्होंने बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया है, बिल्कुल नए पैटर्न पे ये एग्जाम सिलेबस दिया गया है। तो अगर आप बात करते हैं लिटरेचर की, तो अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया है और आपने कहीं से भी एनालिसिस करने की कोशिश की है, तो सबसे पहले आप एक ऑथेंटिक सोर्स की तरफ जाएंगे, वो है एस्टेट। अगर आप देखेंगे पिछले 3 या 4 साल का, 2021 में अगर हमारा एस्टेट हुआ है, 2020 में हुआ है, 2019 में हुआ है और अब 22 में भी हुआ है, तो इन चारों साल का अगर मैं एस्टेट के पेपर उठा के देखता हूं तो वहां पे देखता हूं जो अब टीजीटी स्क्रीनिंग का जो एग्जाम का सिलेबस दिया गया है उसी पैटर्न पे एस्टेट का पेपर आता है और उसी पैटर्न पे क्वेश्चंस को पूछा जाता है। अब वहां पे 60 क्वेश्चंस आते हैं, स्क्रीनिंग एग्जाम में आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे, एस्टेट में आपके सब्जेक्ट कंसर्न के 60 क्वेश्चंस आते हैं और इन 60 क्वेश्चंस में लिटरेचर पार्ट में 10 से 12 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अब बात करें 50 क्वेश्चंस की, तो लिटरेचर में 3 ही वर्ड दिया है, लेकिन यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूं कम से कम 6 से 9 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो लिटरेचर पार्ट से पूछे जाएंगे। अब पूछे तो जाएंगे सर, लेकिन कहां से पूछे जाएंगे? अगर आप एस्टेट के पेपर का एनालिसिस करते हैं तो पाते हैं कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कहां से पूछे जा रहे हैं। जैसे कि एक पोएम दी गई है, एक कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन दिया जाता है या पोइट्री क्वेश्चन दिया जाता है। जैसे ये एस्टेट का 2020 का पेपर है, इसमें एक ये पोएम दी गई है और इस पोएम के ऊपर 6 क्वेश्चन पूछे गए थे और ये 2020 में आया हुआ पेपर है। आप एस्टेट जो आपका हरियाणा बोर्ड की सेकेंडरी एजुकेशन की जो वेबसाइट है वहां से एस्टेट के पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से चेक कर सकते हैं सब्जेक्ट कंसर्न्ड क्वेश्चंस। वहां पे 2020 के जो पेपर है उसके अंदर ये पोएम आई है, उसके ऊपर 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये जो पोएम है ये पोएम और कहीं से नहीं, ये एनसीईआरटी क्लास 8th की एक पोएम है जिसका नाम है ऑन द ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट। और ये एक सोनेट है और सोनेट है जो किसने लिखी है? जॉन कीट्स ने। अब यहाँ पे जो इस पोएम के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे वो बड़े ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे पहला ही क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं, व्हाट काइंड ऑफ सोनेट इज द अबव मेंशन्ड पोएम। अब ये पोएम में उसने पूछ लिया है कि ये पोएम सोनेट तो है, ये जो है ये सोनेट तो है, लेकिन किस तरह की सोनेट है, यानी कि इसने लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में, लिटरेरी टर्म्स के बारे में, फॉर्म्स के बारे में पूछ लिया है। अब सोनेट तो होती है लेकिन वो भी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, जैसे शेक्सपियरियन, पेट्रिकन, होरेशियन, पिंडेरिक, ये सभी तरह की सोनेट होती है। तो ये आपके डिटेल सिलेबस में भी डाला गया है टॉपिक, ठीक है। अब ये कैसे पहचानेंगे किस तरह की सोनेट है? तो हम हमेशा सोनेट को पहचानने के लिए उसकी राइमिंग स्कीम को देखते हैं। अब यहाँ पे राइमिंग स्कीम देखें तो यहाँ पे देखिए डेट ए, डिफरेंट आ गई तो बी, उससे डिफरेंट आ गई तो बी, मेट ए, लेड ए, डन बी, फन बी, विद ए, नेवर डिफरेंट आ गई सी, फ्रॉस्ट डी, श्रिल्स ई, एवर सी, लॉस्ट
डी हिल्स ई। तो ऐसी सोनेट जिसकी राइमिंग स्कीम ए बी बी ए बी बी ए, सी डी ई होती है, उसको हम बोलते हैं पेट्रैकन सोनेट। तो बेसिकली ये कहां से लिया गया है? ये एनसीईआरटी से ही लिया गया है। और क्वेश्चन देखते हैं और एग्जांपल देखते हैं। 2020 में एस्टेट में आया हुआ क्वेश्चन था, हु इज द ऑथर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। अब ये डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल जो है, ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो किसने लिखी है? ईवी लुकास ने लिखी है। और ये कहां दी गई है? ये आपका चैप्टर है क्लास 6 एनसीईआरटी का। इसी तरह 3 क्वेश्चंस देखिए, फिर से एक ऐसा क्वेश्चन आया है कि 3 क्वेश्चंस जो स्टोरी है वो कहां से ली गई है। अब ये जो 3 क्वेश्चन स्टोरी है ये क्लास 7 एनसीईआरटी बुक से ली गई है और इसके जो राइटर हैं, जो ऑथर हैं, वो है लियो। इसी तरह अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, द वर्ड वियर्ड इन द स्टोरी अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स मीन, यानी कि वहां पे उसका ग्लोसरी पूछ लिया, उसके अंदर जो वर्ड मीनिंग दे रखे हैं, जो ग्रामेटिकल पोर्शन या वोकेबुलरी पोर्शन दे रखा है, वहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यानी कि ये भी चांसेस हैं कि एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स हैं 19 के आपके जो क्वेश्चंस हैं पूछ लिए जाते हैं एनसीईआरटी से। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है स्टेट में कि वियर्ड का अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स में क्या मीनिंग होगा। अब ये तो तभी पता होगा ना जब आपने एनसीईआरटी का टेक्स्ट पढ़ा है, पूरा का पूरा चैप्टर आपने पढ़ा है। अब ये कौन सी क्लास का है? ये क्लास 7 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है? एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद देयर वाज अ फेयर इन आवर विलेज, दीज लाइन ऑकर इन विच स्टोरी। अब ये डायरेक्टली एक लाइन दे दी, स्टोरी या पोएम की लाइन दे दी जाएंगी और आपसे पूछ लिया जाएगा ये किस चैप्टर से हैं, और ये सारे के सारे चैप्टर कहां से लिए गए हैं। तो भाई सीधी सी बात है, ये बात तो क्लियर हो जाती है। अगर उसने सिलेबस सिर्फ ये दिया है शॉर्ट स्टोरी, नॉवेल एंड पोएट्री, तो मोस्ट ऑथेंटिकली एनसीईआरटी के जो टेक्स्ट हैं उनसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये पैटर्न अगर आप पेडागोजिकल सेक्शन को देखें, जो 50% आपका वेटेज रखते हैं, जो मैंने अभी बताया, केवीएस के पैटर्न के हिसाब से ये सारे क्वेश्चन उठाए गए हैं। और अब की बार केवीएस ने क्या किया था कि भाई टीजीटी में जो सिलेबस दिया था वो सारा का सारा क्या दे दिया, 6th to 10th की जो एनसीईआरटी की जो बुक है, टेक्स्ट बुक्स हैं, उनसे ही सभी पूरा का पूरा पेपर बना था। और जो पीजीटी का जो सिलेबस था वो 11th एंड 12th की बुक से ही पेपर आया था, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के पेपर हैं या उनके जो डिपार्टमेंटल एग्जाम हुए हैं। जैसे कि मैं केवीएस में वर्किंग हूं, हमारे जो डिपार्टमेंटल एग्जाम भी हुए हैं उसके अंदर भी टेक्स्ट बुक से ही सिलेबस पूछा गया है। ठीक है, तो एचएसएससी ने भी, अब क्यों पूछा गया है, सीधी सी बात है, बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सिलेबस कुछ और होता है, टीचर बनना है, पढ़ाना तो बच्चों को ही है। टीजीटी वाले टीचर को किसको पढ़ाना है? 6th to 10th को पढ़ाना है। पीजीटी वाले को किसको पढ़ाना है? 11th और 12th को पढ़ाना है। और उन्हें टेक्स्ट बुक की नॉलेज होती नहीं है। तो अब की बार डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जो एग्जाम्स होते हैं उन सभी के अंदर टेक्स्ट बुक का ही सिलेबस डाल दिया गया है। यही पैटर्न फॉलो करते हुए एचएसएससी ने जो सिलेबस है आपको दिया है। एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ ये 3 चीजें ही दी गई हैं, शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स एंड पोएट्री। अब सर बहुत ज्यादा बुक्स है। देखो भाई, सबसे पहली जो बात है, वो सबसे पहली बात क्या है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो यही आ जाते हैं भाई, ये जो शॉर्ट स्टोरी है, इस शॉर्ट स्टोरी का ऑथर कौन है? पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन बन जाता है, अगर मैं आपको इसकी जिस्ट प्रोवाइड करवा देता हूं, समरी प्रोवाइड करवा देता हूं, तो आपको आइडिया हो जाता है कि किस चैप्टर में क्या स्टोरी है और उसके कैरेक्टर्स क्या है। कैरेक्टर्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो शॉर्ट स्टोरी और जो नॉवेल्स हैं उनके कैरेक्टर्स और जिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ।
और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके साथ जो तीसरी बात जो होती है वो रह जाती है पोइट्री की। भाई देखो पोइट्री जो दे रखी है, खासकर अच्छे अच्छे जो आपके पोइट्स हैं, जैसे कि ये आपकी जो पोइट्री दे रखी है, ये जॉन कीट्स की सोनेट दे रखी है। ऐसी पोइट्री जो आपके लिटरेरी टर्म्स से रिलेटेड है या लिटरेरी फॉर्म से रिलेटेड है, वो पोइट्री का डिटेल्ड एनालिसिस आपको पढ़ना चाहिए कि उसमें किस फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है, कौन सी लिटरेरी टर्म का यूज हुआ है, कौन सी लिटरेरी फॉर्म का यूज हुआ है, किस राइटर ने लिखी है, उस किस पोइट ने लिखी है, उस पोइट की कौन कौन सी फेमस क्रिएशंस हैं। ये सभी चीजें आपको पढ़नी चाहिए। ये तो हो गया लिटरेचर का बेटा पार्ट। ठीक है, अब आप पूछोगे सर ये ना करके HSSC 2015 में जो नोटिफिकेशन निकला था 20 में जिसका पेपर हुआ था, उसकी तरह से कोई क्वेश्चन पूछ लिया। देखो सिलेबस में दे रखा है शॉर्ट स्टोरी, नॉवेल एंड पोइट्री। आपको मैं अलग से ये भी पढ़ाऊंगा, क्यों चांस लेना है हमें। रिक्रूटमेंट 7 से 8 साल में एक बार आती है, तो आपको शॉर्ट स्टोरी, इंडियन राइटर्स में शॉर्ट स्टोरी, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं हमारे, ठीक है, आपके RK नारायण जी हैं, ठीक है, निज़म जी हैं, इन सभी की जो फेमस आपके क्रिएटर्स हैं, ऑथर्स हैं, पोइट्स हैं, इनकी क्रिएशंस आपको कम से कम कौन कौन सी क्रिएशंस हैं वो भी लर्न करनी पड़ेगी। पोइट्री कितनी, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, पोइट्री की कितनी फॉर्म्स है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, फॉर्मल में कौन कौन सी आती है, पर्सनल या इम्पर्सनल में कौन सी आती है, ये सारी चीज भी मैं आपको करवाऊंगा। अब बात करते हैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, स्ट्रेस एंड इंफॉर्मेशन। बेसिकली फोनेम से, फोनेटिक्स से रिलेटेड, यानी कि स्टडी ऑफ साउंड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरह के आते हैं मैं आपको दिखा देता हूं। फिर से हम ऑथेंटिक सोर्स का यूज करेंगे। एस्टेट 2021 में क्वेश्चन आया था, थिन, मेथड और ऑथर, ये 3 वर्ड हैं। यहाँ पे थिन में TH और साउंड को अंडरलाइन करके, हाईलाइट करके पूछ लिया कि इनका साउंड बताइए। अब इसमें जो साउंड होती है ये होती है। अब दूसरा जो क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया वो क्या पूछ लिया, किस तरह के से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, वही डिटेल डिस्कशन हम कर रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनल कांस्टेंट। अब मेरे भाई देखो, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 44 साउंड्स हैं, आप सभी को पता है, आप एस्टेट पास करके आए हैं, आपको इतना पता होगा। 20 साउंड्स जो दे रखी हैं वो वावुल्स हैं, और 24 साउंड्स जो दे रखी हैं वो आपकी कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। और ये आपका हो जाता है मोनोथॉन्ग्स, डिप्थॉन्ग्स, आपका जो वाउल साउंड में आता है। अब 24 साउंड जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं, इनका जो आर्टिकुलेशन होता है, कैसे हम इनको प्रोनाउंशिएट करते हैं, मुंह के किस एरिया से, जो माउथ होता है हमारा, वो किस पार्ट से हम इनको प्रोड्यूस करते हैं, प्रोनाउंशिएट करते हैं। 2 तरीके से इनको बांट दिया जाता है 24 साउंड्स को। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, भाई बिलाबियल है, लैबिया है, डेंटल है, पोस्ट ये पैलेटल है, वेलर है, ग्लोटल है, इस तरीके से बांट दिया जाता है। भाई किस प्लेस से, माउथ के किस प्लेस से हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा मैंने बोला कि ये प्लेस से बांट दिया जाता है या हमारा ये मैनर से, किस तरीके से हम निकालते हैं। भाई कौन सी जगह से हवा निकलती है तो हम इस साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये बेसिकली वेरियस टाइप्स की होती हैं, जैसे नेसल है, नेसल पूछ रखा है कि इनमें से कौन सा नेसल कॉन्सोनेंट जो हमारा नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। तो भाई डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे प्लोसिव्स होते हैं, 6 तरह के होते हैं प्लोसिव्स, ठीक है। प्लोसिव्स होते हैं आपका, और उसके बाद आपका नेसल्स होते हैं, फ्रिकेटिव होते हैं, लेटरल होते हैं, सेमी वावुल होते हैं, ठीक है। ये सभी तरह के अलग अलग आपके जो प्लेसेस मैनर के हिसाब से होते हैं। आप जैसे नेसल जो नाक से सांस लेते हैं, तो ये जो है
ये जो तीनों साउंड है ये नेसल है और ये के साउंड नेसल नहीं है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और बाकी इसके अलावा आपको डायरेक्टली अंडरलाइन कर दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा इसका साउंड बताइए, या बेसिकली डायरेक्टली आपका ट्रांसक्रिप्शन पूछ लिया जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन कैसे पूछ लिया जाएगा? फॉर एग्जाम्पल आप ये सन है, इसका ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा? ठीक है, ये सन ऐसे होगा या सन ऐसे होगा, ये जो ट्रांसक्रिप्शन है ये डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा। तो इसकी भी डेडिकेटेड वीडियोस एंड प्रैक्टिस सेट हम लेके आएंगे। अब बात करते हैं वोकैबुलरी की। और भाई वोकैबुलरी तो एचएसएससी का फेवरेट सेक्शन है। आप कितने भी एचएसएससी के एग्जाम्स उठा के देख लीजिए, एचएसएससी ने कुछ पूछा है तो क्या पूछा है? वोकैबुलरी पूछा है। वोकैबुलरी में भाई बेसिकली जो इन्होंने पहले से ही लिख दिया वो दिया हुआ है। सिनोनिम्स सेम मीनिंग वाले वर्ड्स आते हैं, एंटोनिम्स अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं, इडियम फ्रेजेस आते हैं, होमोफोन्स आते हैं। जो होमोफोन्स क्या होते हैं? वर्ड्स विद सेम प्रोनाउंसिएशन, सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग। जैसे हमने बोल दिया टू टू टू, ये हमारे होमोफोन्स हो गए। तो इनके मीनिंग डिफरेंट है लेकिन इनको जो उनकी प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है। सेंटेंस मेकिंग आ गया, फ्रेजल वर्ब्स आ गया। अब मेरे भाई अगर मैं बात करूं ना फ्रेजल वर्ब्स की, तो अगर मैं बात करूं एचएसएससी के पैटर्न की इंग्लिश की, तो एचएसएससी के तो भाई ग्रामर में 4 फेवरेट टॉपिक है आपके। एसवीए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, दूसरा टेंस, तीसरा प्रेपोजिशन, ठीक है, और चौथा है आपका फ्रेजल वर्ब। अब कोई भी पेपर उठा के देख लो, ये 4 तो पक्के आएंगे ही आएंगे अगर ग्रामर आएगी तो। ग्रामर नहीं आई तो डायरेक्टली वोकैब आ जाएगी, स्पेलिंग पूछ लेगा, सिनोनिम पूछ लेगा, एंटोनिम पूछ लेगा, इडियम फ्रेज पूछ लेगा या वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसके अलावा कुछ आएगा तो सिर्फ ये 4 टॉपिक आते हैं, उसके ग्रामर के फेवरेट हैं। इसके लिए आपके लगभग आज तक जितने भी एग्जाम हरियाणा में हुए हैं एचएसएससी में, बीजेपी आने के बाद, पहले तो होते नहीं थे, एचएसएससी में जितने भी एग्जाम आपके हुए लगभग 9000 क्वेश्चंस हैं, उसकी एक सीरीज चलाएंगे। और इस एग्जाम में सीईटी मेन एग्जाम में सभी के लिए जितने भी हरियाणा में पेपर होते हैं सभी के लिए इंग्लिश में ये पेपर, ये जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेरे भाई नए क्वेश्चन नहीं बनते हैं, क्वेश्चन होते हैं रिपीट। अगर क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो हमने अगर पुराने क्वेश्चन हमने अच्छे से कर लिए तो कोई भी दिक्कत हमें आने वाली नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका। पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच टीचिंग का एग्जाम देने वाले हो और पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आए, टाइप्स ऑफ सेंटेंस नहीं आए, तो मेरे भाई टीचिंग का एग्जाम अधूरा है। 8 होते हैं, कंजंक्शन इन्होंने नहीं डाला है लेकिन ग्रामर में डाल दिया है तो वो भी पढ़ना है। ठीक है, तो ये देखने वाली बात नहीं कि कंजंक्शन तो डाला नहीं है तो उसको तो पहचानना नहीं, पहचानना सारे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? टाइप्स ऑफ वर्ड, की वर्ड है वो किस टाइप का है, टाइप्स ऑफ वर्ड, उसका फंक्शन क्या है सेंटेंस में। ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्वेश्चन बता देते हैं अभी। अब ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अब डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, भाई अबव को अंडरलाइन किया, बताओ क्या है? भाई प्रेपोजिशन है। या क्या करेगा? फ्रेज, फ्रेज भी दे देता। फ्रेज क्या होता है? 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स मिलके जब इनकम्प्लीट मीनिंग देते हैं, सेंटेंस में यूज करने के बाद कंप्लीट देंगे, वैसे इनकम्प्लीट भी देंगे। विद अ काइंडली नेचर, ये आपका एक फ्रेज है। और फ्रेज ये मिलके एक नाउन का काम कर रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं? नाउन फ्रेज। तो आपको पहचानना तो देगा, 3 चीजें पहचानने के लिए देता है, आइडेंटिफाई करने के लिए। सबसे पहले देता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए हैं। दूसरा देता है टाइप्स ऑफ फ्रेज। अब कौन कौन से टाइप्स ऑफ फ्रेज होते हैं? भाई नाउन फ्रेज होता है, एडवर्ब फ्रेज होता है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है, और आपका पार्टिसिपल फ्रेज, कुछ पार्टिसिपल फ्रेज होता है। बेसिकली 3 ही आते हैं, नाउन फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। उसके बाद देता है आपको टाइप ऑफ क्लोज। अब क्लोज जो है बेसिकली वैसे तो देखें तो प्रिंसिपल क्लोज है और आपका सबऑर्डिनेट क्लोज है। ठीक है,
अब प्रिंसिपल क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज, उसमें आपको दे देता है प्रिंसिपल क्लोज के बाद सबऑर्डिनेट क्लोज में कौन सा क्लोज हो सकता है भाई, नाउन क्लोज हो सकता है मेरे भाई, एडजेक्टिव क्लोज हो सकता है, या एडजेक्टिव क्लोज हो सकता है। एडजेक्टिव क्लोज तो लिख दिया, एडवर्ब क्लोज हो सकता है। ठीक है, तो ये पहचानना 100% आएगा। क्वेश्चंस की बात करूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के 100% 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद पंक्चुएशन में वॉइस आ गया, एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन आ गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैंने पहले ही बता दिया, ये तो फेवरेट टॉपिक है एचएसएससी का। इन सभी से कम 5 या 6 क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। वर्ब पैटर्न्स हो गया, वॉइस नरेशन हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया। अच्छा, एस्टेट के पेपर का अगर आप एनालिसिस करेंगे ना, एस्टेट के पेपर का एनालिसिस करने के बाद आपको पता चलेगा जो मिसिंग चीज है ना, जो नहीं पूछी जाती है एस्टेट में, है वो कंपोजिशन एंड राइटिंग एंड रीडिंग। पैराग्राफ राइटिंग, लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, ईमेल राइटिंग, रेज्यूमे, इसके बाद आपका एडवर्टीजमेंट, नोटिस, पोस्टर मेकिंग, इनविटेशन, एप्लीकेशन, लेटर्स, ये क्या होते हैं आपके इंटरव्यू, पैराग्राफ, डायरी एंट्री, कंप्रीहेंशन पैसेज। तो राइटिंग एंड रीडिंग स्किल एंड आपका जो कंपोजिशन था उसके अंदर ये सारी चीज डाली गई हैं। और आप देखेंगे जब आप सिलेक्शन आपका हो जाएगा, आप स्कूल में पढ़ाने जाएंगे तो सभी को ये चीजें सिखानी पड़ती हैं। एस्टेट में ये सिलेबस नहीं है, ये जोड़ा गया है स्क्रीनिंग पेपर में। अब कहाँ से पता लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे? देखो, जो फॉर एग्जांपल है ना, लेटर की बात कर ले हम। लेटर 2 तरह का होता है, फॉर्मल होता है, उसके बाद इनफॉर्मल होता है। भाई कैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, फॉर्मल लेटर किसको लिखा जाएगा, इनफॉर्मल लेटर लिखा किसको जाएगा? अगर हम एप्लीकेशन लिखेंगे तो एप्लीकेशन में आपका एप्लीकेशन में जो आपका सैल्यूटेशन होता है, ठीक है, वो किस तरीके से लिखा जाता है, डेट का फॉर्मेट क्या होता है, एड्रेस का फॉर्मेट क्या होता है, ये सारी चीजें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ ली जाएंगी। रिपोर्ट राइटिंग में क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या की पॉइंट्स होते हैं, एडवर्टीजमेंट लिखते टाइम क्या की पॉइंट्स होते हैं, अगर आप ये देखेंगे तो ये सारे के सारे एनसीईआरटी के सिलेबस में हैं और एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेज में आपको मिल जाएंगे। और मैं कहता हूं इनको सबसे अच्छा इनको पढ़ने का सबसे अच्छा जो सोर्स होता है वो एनसीईआरटी ही होता है, क्योंकि वो ऑथेंटिक होता है। ऑथेंटिसिटी, अगर कोई भी डाउट आपका जो पेपर में कोई भी डाउट होता है उसको अगर आप सोल्व करवाते हैं तो ऑथेंटिसिटी के लिए जो आप ऑब्जेक्शन लगाते हैं वो भी एनसीईआरटी का ही लगाते हैं। तो एनसीईआरटी में जो इंफॉर्मेशन इनके बारे में दे रखी है वही ऑथेंटिक मानी जाती है और उन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे। ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, हर टॉपिक पे एक एक वीडियो बनेगी, साथ में इसके किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अब आता है मेन मुद्दा जिससे सबसे ज्यादा पेपर आने वाला है, जो ये मान के चलो कि इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन एंड लैंग्वेज जो सेक्शन है उसमें से 40 to 50% सिलेबस इन्हीं सभी टॉपिक्स में से आएंगे, यानी कि 20 से 25 क्वेश्चन इसी इंग्लिश ग्रामर पोर्शन से पूछे जाएंगे। डिटर्मिनर्स हो गए आपके, आर्टिकल्स एंड एडजेक्टिव्स, टेंसेस हो गए, टेंस नहीं सीखे तो एक्टिव पैसिव नरेशन नहीं सीख पाओगे। क्लोजेज, अब जो क्लोजेज है ना, क्लोजेज मैंने अभी बता दिया आपको, जो क्लोजेज होते हैं, प्रिंसिपल क्लोज होता है, आपका सबऑर्डिनेट क्लोज होता है, आपका नाउन क्लोज होता है, एडजेक्टिव क्लोज होता है, ये आपको पहचानना पूछेगा ये किस तरह का क्लोज है। खासकर ज्यादातर प्रिंसिपल क्लोजेज पे क्वेश्चन आपके आते हैं। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, अब ये सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस या सेंटेंस पैटर्न की अगर मैं बात करता हूं तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे एस्टेट 2020 में और एस्टेट 2021 में, 19 में भी पूछा गया है, 16-15 में भी पूछा गया है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं कि दे पेंटेड द डोर ग्रीन, ये बताइए कि इसका सेंटेंस पैटर्न क्या है, इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। जो ये कॉन्सेप्ट होता है स्मोक का, स्मोक का कॉन्सेप्ट होता है भाई, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब हो गई, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट हो गया, उसके बाद एडवर्बियल हो गया। ये सारे कॉन्सेप्ट आपके पेपर में आने वाले हैं।
एक क्वेश्चन या एक क्वेश्चन मैं मान के चलता हूं कि इससे पूछा ही जाएगा, क्योंकि टीचिंग का एग्जाम है। रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस आपके PQRS, जंबल सेंटेंस आपको जिसको बोलते हैं, पंचुएशन, आर्टिकल दे दिया, रिपोर्टेड स्पीच दे दिया। देखो पहले नरेशन दे दिया, अब रिपोर्टेड स्पीच दे दिया, बात एक ही है। अब नॉन फाइनाइट यहाँ पे दे दिया और नीचे दे दिया इन्फिनिटिव जेरंड, इन्फिनिटिव दे दिया। देखो यहाँ पे देखो, ये देखो इन्फिनिटिव दे दिया, जेरंड दे दिया। तो ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं, ये क्या होती हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब से कैसे क्वेश्चन आएगा ये भी बताते हैं भाई। तीन चीजों को नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं भाई। आपका इन्फिनिटिव हो गया, इन्फिनिटिव, उसके बाद भाई आपका जेरंड हो गया, उसके बाद आपका पार्टिसिपल हो गया। ठीक है, ये तीन चीजों को इनका यूज पूछ लिया जाएगा, इनको फिलअप्स में पूछ लिया जाएगा, या पहचान, आइडेंटिफिकेशन फेवरेट क्वेश्चन है एचएसएससी का, पहले भी बहुत बार पूछा गया है। चाहे वो डी ग्रुप का एग्जाम हो, चाहे वो एसआई का एग्जाम हो, पहले भी पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूं। जैसे ये वॉकिंग को लिख दिया कि वॉकिंग जो है ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है। ठीक है, अब V1 प्लस आईएनजी जेरेंड भी होता है और पार्टिसिपल भी होता है, तो बच्चा कंफ्यूज रहता है कि जेरेंड लगाऊं या पार्टिसिपल लगाऊं। तो ये कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे हैं और ये आपको बड़े अच्छे से करवाए जाएंगे। इन सभी की वीडियोस आपको डिटेल्ड वीडियो विद क्वेश्चंस आपको बताई जाएंगे, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब ऐसे भी आ सकता है कि इसमें हमें है ना भरना है, ये आपका राइट अल्टरनेटिव भरना है। इसमें बेसिकली जो ऑप्शंस देखे ध्यान से, तो रीडिंग आपका हो गया, हैविंग रेड आपका हो गया, विल रीड नहीं आएगा, रीड नहीं आएगा। तो ये ही दो ऑप्शन आते हैं, ये दोनों के दोनों आपके नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रीडिंग आएगा या हैविंग रेड आएगा, ये आपको पहचानना जरूरी है। अब बात करते हैं फिगर ऑफ स्पीच की। भाई सिमिली है, मेटाफर है, ये सारी चीजें, ऑक्सिमोन है। ठीक है, ये सारे फिगर ऑफ स्पीच के अंदर आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 या 3 क्वेश्चन पक्का आएंगे। ठीक है, पोएटिक डिवाइस है, 2 या 3, 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आएगा। सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, यानी कि वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ही सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड बोलते हैं। तो ये था आपका डिटेल डिस्कशन कैसे पेपर में पूछा जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जैसे कि आपके एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल। यहाँ पे किस तरह का आपका फिगर ऑफ स्पीच दिया गया है, ऐसे पूछ लिया जाएगा। लिटरेरी टर्म्स पूछ ली जाएंगी। अ स्टोरी ऑफ वन विद एनिमल्स एज कैरेक्टर दैट कन्वेज अ मॉरल इज कॉल्ड, ये आपका पूछ लिया जाएगा। जैसे इसका आंसर होता है फेबल। ठीक है, तो भाई हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं कौशल क्लासेस के ऊपर। अभी तक जितना भी मैंने एनालिसिस किया और मैंने यूट्यूब को भी सर्च किया, तो ऐसा मुझे कोई ऑथेंटिक चैनल लगा नहीं जो अंडर वन रूफ आपको ये सारी चीजें एक जगह पे प्रोवाइड करवा रहा है। बच्चे इधर से उधर घूम रहे हैं कि उनको कोई भी ऑथेंटिक सोर्स से कोई भी नहीं पढ़ा रहा है। ठीक है, मेरी खुद की सिस्टर ये तैयारी कर रही हैं, बाकी बच्चों का भी फोन आया था, सर बहुत दिन हो गए हैं, आप तो वापस आ जाओ। तो भाई ये कमबैक है और जान लगा देंगे इसमें आपके लिए। डेली आपकी 3 वीडियोस लाने का मेरा प्लान है, अगर ये फिजिबल हो पाया। पहली वीडियो होगी आपकी एक ग्रामर के ऊपर, दूसरी वीडियो डेली होगी आपके लिटरेचर के ऊपर, और तीसरी वीडियो होगी आपके वोकैब के ऊपर। धीरे 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 करके हम ये पूरा सिलेबस करवा देंगे। सर धीरे धीरे की बात मत करो भाई। देखो मई से लेके और जुलाई 15 तक टेंटेटिव कैलेंडर दे रखा है एचएसएससी ने। टेंटेटिव कैलेंडर एचएसएससी ने दे रखा है, तो सीधी सी बात है एग्जाम जुलाई से पहले नहीं होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली अगस्त से पहले एग्जाम नहीं होगा। अगस्त और सितंबर आप मान के चलिए एग्जाम होगा, तब तक आपका सिलेबस अच्छे से कवर करवा दिया जाएगा। सर क्या क्या प्रोवाइड करवा सकते हैं आप? देखो जो वीडियो क्लासेस जो हैं वो यूट्यूब के ऊपर ही रहेंगी। ठीक है, उसके बाद जो डेली क्लासेस होंगी उसकी जो पीडीएफ है
वो आपके टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आपको डेडिकेटेड नोट्स चाहिए या आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, ठीक है, पूरा का पूरा जो कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे डाला जाएगा, आपकी पूरी तरीके से मदद की जाएगी। नोट्स और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं, एक ऐप बनवा रहे हैं, उसके ऊपर हम टेस्ट सीरीज और नोट्स डाल देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है भाई, देखो बिना प्रैक्टिस के तो कभी भी किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। जब तक आप सेम तरह के क्वेश्चंस का 10 to 12 टाइम्स एक ही तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर लेते हैं, या एक टॉपिक पे कम से कम 200 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर लेते हैं वेरी डीपली, तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। ये सच्चाई है। सिर्फ पढ़ाई करने से पेपर क्लियर नहीं होता है, पेपर क्लियर होता है प्रैक्टिस करने से, ठीक है। यूट्यूब चैनल नया है, एक्सपीरियंस बहुत सालों का है पढ़ाने का, तो उस बात की आप फिक्र ना करें, ठीक है। आपको जो भी सिलेक्शन में जरूरी होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। 24 आवर्स आपके लिए अवेलेबिलिटी रहेगी, आप किसी भी टाइम फोन करके या मैसेज करके आप अपनी डाउट ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, ज्यादा लंबी वीडियो हो रही है, आज के लिए इतना ही। होप सो, अभी तक मैंने नहीं बोला है, नया चैनल है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सभी बच्चों तक पहुंचाएं, ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का फायदा उठा सकें, सभी बच्चे इस बैच का फायदा उठा सकें। पर्पस है आपको सिलेक्शन दिलवाना। भाई हरियाणा में बहुत सालों के बाद नौकरियां मिलती हैं, और किस्मत वाले होते हैं जिनको हरियाणा में टीचिंग की जॉब्स मिल जाते हैं, वैकेंसीज आ जाती हैं, 10-10 साल लग जाते हैं पूरा होने में, ठीक है। तो जोर लगा दो विद फुल एनर्जी, ठीक है। आपका भाई क्वेश्चन नरवाल आपके साथ है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।